हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर क्लासेज 2025 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलती रहे। ये हमारी छठी वीडियो है। बुक का नाम हो जाएगा समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी। पेपर कोड है इसका G274। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये आपका चौथी यूनिट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण आंदोलन के मुख्य आधार क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? अथवा पर्यावरणवाद पर एक लेख लिखिए। क्वेश्चन को दोबारा देख लो कि पर्यावरण आंदोलन के मुख्य आधार क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? अथवा पर्यावरणवाद पर एक लेख लिखिए। इन दोनों में से कोई सा भी प्रश्न आ जाए तो उत्तर आपको ये कर देना है। पहला हो जाएगा उत्तर इसका पर्यावरणवाद। तो पर्यावरणवाद को देखते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर का रक्षा कवच पर्यावरण है, जो धरती की सतह के ऊपर हवा को रोककर रखने में सहायता प्रदान करता है। पर्यावरण जीवित प्राणियों के अस्तित्व, जीवन और पुनरुत्थान को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। विज्ञान, औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों उन्मूलन, जमीन काटकर ऊंचे ऊंचे बांधों के निर्माण जैसे नर्मदा बांध आदि की योजनाओं ने उत्पादक, किंतु पर्यावरण के विविध अंगों जैसे जल, थल, आकाश और वायु आदि को इस तरह प्रदूषित कर दिया है जिससे जीवित प्राणियों के अस्तित्व, जीवन शक्ति, पुनरुत्थान क्षमताएं दुष्प्रभावित और जीवाश्मिक ईंधन के दहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग, विश्व के तापमान में वृद्धि की समस्या उठ खड़ी हुई है। ग्रीन हाउस प्रभाव से मौसम के महीनों में परिवर्तन आने लगा है, फसल नष्ट हो रही है, समुद्र जल स्तर बढ़कर तटीय नगरों को बाढ़ग्रस्त कर देते हैं और हवा में ऑक्सीजन की कमी से खासकर महानगरों में श्वास संबंधी बीमारियों में वृद्धि हो गई है। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन और स्नायु रोग पैदा हो रहे हैं। परमाणु विखंडन या नाभिकीय प्रदूषण के अत्यंत विनाशकारी प्रभाव हो रहे हैं। उपरोक्त परिणामों को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण अर्थात पर्यावरणवाद अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन के रूप में 20वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ हो चुका है और 21वीं शताब्दी में सभ्यता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आगे देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुए उनको देखते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मेलन तो 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तत्वाधान में मानवीय पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ। इसमें 113 राष्ट्रों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य प्रदूषण की रोकथाम और प्राकृतिक संसाधनों तथा वन्य जीवन के संरक्षण के लिए यानी कि विश्वजनित अभियान और सहयोग की अनिवार्यता, विकास के पर्यावरण प्रभावों और जीवन की गुणवत्ता के तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करना था। संघ की आम सभा ने 15 दिसंबर 1972 को एक प्रस्ताव पारित कर एक कार्य योजना का निर्माण किया। प्रस्ताव में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून की घोषणा की गई। दूसरे प्रस्ताव में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए आयोगों, संस्थानों और सम्मेलनों द्वारा प्रयास करने की जरूरत पर बल दिया गया तथा वित्तीय साधनों की व्यवस्था की गई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी प्रशासनिक परिषद, जिसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में रखा गया तथा सचिवालय का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश कोलंबिया के वैनकूवर में संपन्न यूएन हैबिटाट कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स
1976 अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में संपन्न वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ संपन्न? अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में संपन्न वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस 1976, 1977 और 1988 ने संयुक्त राष्ट्र संघ से सबके लिए शुद्ध पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था करने के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम बनाने की मांग की गई। विकासशील देशों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1981 से 1990 को पेयजल एवं स्वच्छता दशक ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिकेड घोषित किया। इन 10 वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए कितनी पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, इनके लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए, जिससे जल प्रदूषण जनित बीमारियों में कमी लाई जा सके। आगे देखते हैं। यूनेस्को और यूएनईपी ने मिलकर अक्टूबर 1977 में सोवियत जॉर्जिया में पर्यावरण शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आहूत किया। इसमें 74 राष्ट्रों से 400 प्रतिनिधि शामिल हुए। यूएनईपी के कार्यपालिका निदेशक ने प्रतिनिधियों को कहा कि पर्यावरणीय शिक्षा जीवन और मरण का प्रश्न है। जनवरी 1986 में पेरिस में भी वृक्षों और वनों की रक्षा के प्रश्न पर महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए गए। विश्व स्तर पर पृथ्वी सम्मेलनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रियो 1992 और रियो 2012 के सम्मेलन हैं, जो 20 साल के अंतराल में संपन्न हुए और पर्यावरण पर विश्व के देशों के मतों की भिन्नता को प्रतिबिंबित करते हैं। 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी थी कि सभी देशों की समान लेकिन अलग अलग स्तर की जिम्मेदारियां होंगी। इस सहमति का मूल सिद्धांत था कि जो देश जितना प्रदूषण करता है, भरपाई करने की उसकी उतनी ही जिम्मेदारी होगी। कार्बन उत्सर्जन में विकासशील देशों की हिस्सेदारी मात्र 27% है, जबकि विकासशील देशों की 73%। निसंदेह विकासशील देशों में भी इस मात्रा में काफी अंतर है। जैसे भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 1.31 टन वार्षिक है, जबकि चीन का 4.91 टन। अतः पर्यावरण संरक्षण में जिम्मेदारी के स्तर से उस अनुपात में अंतर होगा। 1992 के सम्मेलन के रियो के पर्यावरण और विकास घोषणा ने क्योटो मूल पत्र और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रोत्साहित विकास के कार्यक्रम की योजना या 21वें कार्य सूची पर हस्ताक्षर होने का मार्ग प्रशस्त किया। रियो सम्मेलन 2012 ने 48 पृष्ठों का एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसका शीर्षक था हम जो भविष्य चाहते हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पर की गई पिछली कई गलतियों को न दोहराने का वादा करता है। इस घोषणा की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला, इसमें विकासशील और विकसित देशों के विभिन्न कारकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती का प्रावधान है, और यह प्रावधान भी है कि किस समय तक किसकी कितनी जिम्मेदारी होगी। हर देश ऐसे बदलाव की कार्य योजना को अपनाएगा जिसमें सामाजिक और आर्थिक विनाश सबसे कम हो। अगला हो जाएगा तीसरा पॉइंट। समन और कार्य योजना अपनाने के लिए धन जुटाने के मामले में यह सिद्धांत निरूपित किया गया कि विकसित देश ज्यादा भार वहन करें क्योंकि वे ज्यादा प्रदूषण करते हैं। अगला हो जाएगा चौथा पॉइंट। कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीक को आधुनिक बनाया जाए और उभरते हुए बाजारों को उस तकनीक को उस कीमत पर सुलभ बनाया जाए जो सबको स्वीकार्य हो। रियो सम्मेलन 2012 में बराबरी के सिद्धांत को फिर से स्थापित किया गया। साथ ही साथ हरित विकास और सतत विकास के लक्ष्य की अवधारणा को स्थापित किया गया।
सरकारों को ऐसा ढांचा तैयार करने के लिए कहा गया जिससे पर्यावरण के हिसाब से बेहतर तकनीक निकल सके। निजी क्षेत्रों की भूमिका पर भी बल दिया गया, किंतु यह सम्मेलन अन्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और जैव विविधता जैसे मामलों पर लक्ष्य बनाने में असफल रहा। संस्थागत संरचना को मजबूत करने की जो आशा थी वह भी भलीभूत नहीं हुई। सम्मेलन में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी को यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ की तरह विशेष एजेंसी का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बनी। कोई आश्चर्य नहीं है कि गैर सरकारी संस्थाएं और यूरोपियन यूनियन के देश दुखी हुए कि इस सम्मेलन में समय की बर्बादी हुई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस नहीं हुई। भरपाई करने के लिए सभी राष्ट्रों को यूएनईपी का सदस्य बना दिया गया है और सतत विकास आयोग को उच्च स्तरीय अंतर सरकारी संस्था बनाने का फैसला लिया गया। आगे देखते हैं। वस्तुतः रियो +20 की परिस्थितियां पर्यावरणवाद विरोधी थी, क्योंकि 21वीं शताब्दी आते आते कार्बन जलाना जीने का एक तरीका हो गया। प्रत्येक बार जब विश्व के करोड़ों लोग सुलगाने वाली कुंजी का व्यवहार करते हैं, फेसबुक पर अपना प्रोफाइल अपडेट करते हैं, हैमबर्गर का कोर खाते हैं अथवा हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, वे कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं जो दशकों तक छुड़ाए नहीं जा सकते। इस विरोधाभास को देशीय ब्राजील की जनजाति के लिए लोगों ने रियो +20 सम्मेलन के स्थल के समीप एक कैंप खोलकर अपनी जीवन पर अतिक्रमण के विरोध को पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर प्रदर्शित किया। रियो +20 के सामने दुनिया की तेजी से बढ़ती आबादी, जो 2012 में 7 से 8 अरब के बीच है और जिसकी 50% आबादी शहरों में रह रही है, इन 26 महानगरों के निवासियों को या इन 26 नगरों के इन 26 महानगरों के निवासियों के भोजन, पानी और स्वास्थ्य की जरूरतों को लगातार पूरा करने और पर्यावरण बदलाव से बन रहे दबाव से इन्हें बचाने की जरूरत है। कई मौकों पर महानगर खतरों से गुजर चुके हैं। 2003 में पेरिस लू से और 2005 में न्यू ऑरलियंस कैटरीना नाम से तूफान और 2011 में ह्यूस्टन तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारत भी सुनामी से बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। महानगरों के पास जानकारियों के आदान प्रदान का एक संगठन C40 है। महानगरों पर मंडराती मुश्किलों पर रियो +20 से गंभीर चर्चाएं हुई। भारत में किए गए प्रयास। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों को जीवन का अधिकार, एक संतुलित पर्यावरण में रहने और संक्रामक बीमारियों एवं उनके खतरों से बचाने की गारंटी देता है। अनुच्छेद 47 के अनुसार नागरिकों के घोषणा व जीवन स्तर में सुधार एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का एक प्राथमिक कर्तव्य है। 7वीं अनुसूची में आवंटित विषयों में से अनेक द्वारा, जैसे खानों का विनियमन, तेल क्षेत्रों का विनियमन और नदियों व नहरों का निर्माण आदि, अप्रत्यक्ष तौर पर संसद के साथ साथ विधानसभाओं को पर्यावरण संबंधी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अब वे मामले केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51A के माध्यम से नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में और अनुच्छेद 40A द्वारा राज्य के दायित्वों में पर्यावरण की सुरक्षा, वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा तथा विकास की बातें सम्मिलित कर दी गई हैं। तो भारतीय दंड संहिता में धारा 288 से 291 तक ऐसे प्रावधान हैं जो सार्वजनिक जल स्रोत को दूषित करने और वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने को अपराध घोषित करते हैं। धारा 268 के अंतर्गत
दुर्गंध, शोर, कंपन आदि उत्पन्न करने वाले कार्यों पर रोक लगाई गई है। धारा 269 के अंतर्गत ऐसे कार्यों को रोकने की व्यवस्था है जिनके परिणाम स्वरूप छूत की बीमारियों के फैलने की आशंका हो। धारा 272 में खाद्य पदार्थों में पानी में मिलावट को अपराध माना गया है। इस तरह के अन्य प्रावधान भी हैं, जैसे भारत में लगभग 500 ऐसे कानून हैं जिनका पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 इनमें उल्लेखनीय हैं। किंतु सुषमा यादव और राम अवतार शर्मा मत प्रकट करते हैं कि अधिकांश कानून प्रदूषण की रोकथाम के लिए अपर्याप्त हैं। उद्योगपति प्रदूषण नियंत्रण के महंगे उपकरण मंगाने की अपेक्षा जुर्माना देना या देते रहना ही बेहतर समझते हैं। भोपाल गैस त्रासदी इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, किंतु पिछले वर्षों में न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति कठोर रुख अपनाते हुए सरकारी अभिकरणों को इस मामले में लापरवाही न बरतने के कई आदेश पारित किए हैं। जनहित के मुकदमों के द्वारा भी सरकार और निजी उद्योगों को प्रतिबंधित करने के प्रयास किए गए हैं। भारत राजनीतिक दल और भारत की सरकार 1970 से 80 से पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी दृष्टियों से ज़्यादा जागरूक हुई है। 1972 में भारत सरकार ने एक पर्यावरण आयोजन व समन्वय समिति का गठन किया, जिसके सुझाव पर अनेक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यावरण मंडल स्थापित किए गए। 1980 के छठे आम चुनाव में प्राय सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने पर्यावरण सुरक्षा के विषयों को अपने घोषणा पत्रों में शामिल किया। इसी वर्ष एक अलग समिति का गठन हुआ, जिसने एक स्वतंत्र पर्यावरण विभाग स्थापित करने की अनुशंसा की। अतः 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई, जिसके कार्य पर्यावरण रक्षा, पर्यावरण विकास और विकास योजनाओं में पर्यावरण के पक्ष का ध्यान रखना था। विभाग को प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासकीय जिम्मेदारियां भी दी गईं। 1985 में पर्यावरण कार्यक्रमों के आयोजन, प्रोत्साहन और समन्वय हेतु पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्रालय की स्थापना की गई। वन्य जीवन की आदिवासी जातियों के अधिकारों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए जोड़कर देखा जा रहा है और विभिन्न संगठन मिलकर कंप्यूटर की सहायता से पर्यावरण संबंधी सूचनाओं का एकत्रीकरण और मूल्यांकन कर रहे हैं। तो पर्यावरण संबंधी विवाद और स्वैच्छिक संगठनों के आंदोलन। तो मुंबई के पास थल वाईसैट खाद्य कारखाने, वेडथी बांध, साइलेंट वैली टेहरी बांध परियोजना, नर्मदा परियोजना और चिल्का परियोजना आदि को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। इनकी जांच के लिए समितियों के अलावा दून घाटी तथा गंगा यमुना क्षेत्र में ताजमहल को बचाने के लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली एक उच्च शक्ति वाली समिति गठित की गई। आगे देखते हैं। भोपालपत्तनम ईचमपल्ली बांध के निर्माण के विरोध में लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। इस विवादास्पद योजना से हजारों जिंदगियां बर्बाद हो रही थीं, किंतु पर्यावरण विभाग ने इसके निर्माण को नहीं रोका। उसी तरह कीर्ति समिति ने एक बांध के निर्माण के विरुद्ध जंगल बचाव का मुद्दा उठाया। बाबा आमटे और मेघा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाव आंदोलन चलाया, जिसके कारण विश्व बैंक ने सरदार सरोवर परियोजना को वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया था। जून 1993 में सरकार ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेघा पाटकर से नए सिरे से बातचीत की। वृक्षों को काटने के विरुद्ध हिमालय के क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी के नेतृत्व में चिपकू आंदोलन चला। इसी की तर्ज पर कर्नाटक में हेगड़े के नेतृत्व में एपीको आंदोलन चला।
कुछ स्वयंसेवी संगठन जैसे केरल का केरल साहित्य परिषद, सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर, राजस्थान यानी कि बॉम्बे इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप ऑफ कल्पवृक्ष, दिल्ली आदि उत्तम काम कर रहे हैं। कुछ संगठन पर्यावरण संबंधी जागरूकता फैलाने का काम भी कर रहे हैं। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी मध्य प्रदेश में एकलव्य, किशोर भारतीय और शहडोल ग्रुप अहमदाबाद में, विकसित दिल्ली में अंकुर नेचर और क्लब और मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की प्रगति को देखते हुए हम आश्वस्त नहीं हो सकते। 1986 में ही गंगा एक्शन प्लान को गंगा में प्रदूषण को रोकने के लिए स्वीकृति दी गई थी, जिसमें 110 करोड़ लीटर का ही शोधन हो पाता है। पानी में नाइट्रेट, क्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है, जिससे पीलिया, हैजा, सन्निपात जैसी बीमारियां पनपती हैं। अलकनंदा पर बन रहा श्रीनगर बांध पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक है, क्योंकि यह बांध बन जाने पर गंगा में शैवाल की मात्रा बढ़ जाएगी, जो हानिकारक है। टेहरी बांध के कुप्रभाव के कारण देवप्रयाग में गंगा का जल एकदम हरा हो गया है। आगे देखते हैं। पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह के अनुसार भारत सरकार मानती है कि अलकनंदा बांध एक भी पर्यावरणीय शर्त को पूरा नहीं करता है, फिर भी उस पर काम चालू है। पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी के चलते 2004 में भारतीय महासागर में सुनामी आई। सीएजी की रिपोर्ट की अनदेखी का उत्तराखंड यानी कि सीएजी की रिपोर्ट की अनदेखी कर उत्तराखंड में कई बांध और योजनाओं को चालू रखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप जून 2013 में हिमालय सुनामी के रूप में विनाशकारी प्रलय का दृश्य उपस्थित हुआ, जिसमें करीब 10,000 जानें गईं। मध्य प्रदेश के खड़गवा और हरदा जिले के कुछ गांवों के लोग सितंबर 2012 में नर्मदा नदी के पानी में खड़े होकर एक पखवाड़े से अधिक दिनों तक जन आंदोलन करते रहे। खड़गवा के सत्याग्रही ओंकारेश्वर बांध में पानी का स्तर 189 मीटर से बढ़कर 193 मीटर करने का विरोध कर रहे थे, जबकि हरदा के निवासियों की मांग थी कि इंदिरा सागर बांध के जलस्तर को 260 मीटर पर लाया जाए। खड़गवा के लोगों की मांगें अंततः मानी गईं, पर हरदा में पुलिस कार्रवाई की गई, किंतु हरदा में जन आंदोलन तब भी चलता रहा। उसी समय तमिलनाडु में कुडनकुलम के निवासी परमाणु बिजली परियोजना प्रारंभ किए जाने का विरोध करते रहे, क्योंकि उन्हें भय था कि उससे होने वाले विकिरण रेडिएशन से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहां पर जनता और पुलिस के बीच टकराव जारी रहा, यानी कि टकराव जारी है। ये घटनाएं और जन प्रदर्शन इस बात के परिणाम हैं या इस बात के प्रमाण हैं तो ये घटनाएं और जन प्रदर्शन इस बात के प्रमाण हैं कि योजनाओं के निर्माण में स्थानीय लोगों या उनके प्रतिनिधियों को न तो शामिल किया जाता है, न ही उन बड़ी योजनाओं से होने वाली संभावित समस्याओं जैसे विस्थापितों को पुनर्विनिवास या मुआवजे की मात्रा आदि पर विचार किया जाता है। परियोजनाओं की रूपरेखा ऊपर ही ऊपर बनती है, जिन्हें अमल में लाने का काम नौकरशाही पर छोड़ दिया जाता है। नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ एक उत्तरदायी सरकार नौकरशाही और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के लिए अनिवार्य है। तो ये था आपका पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। यदि आपको साथियों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संवाद एवं तर्क वितर्क सेकंड। तो चलिए यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों
तो चलिए साथियों यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए जय हिंद साथियों।